एक तारीख, तीन अलग अलग साल, तीन घटनाएं। पहले साल में एक नए मुल्क की अवधारणा की नींव रखी गई, दूसरे में एक ऐतिहासिक गलती का चैप्टर खोला गया और तीसरे का संबंध एक खुलासे से जुड़ी संभावना से है। खुलासा सेना और सरकार की मिलीभगत का, आम जनता को बेवकूफ बनाने के खेल का, और संभावना कुछ ऐसी कि क्या यह खुलासा एक प्रधानमंत्री का कल बिगाड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। पाकिस्तान के इतिहास में 23 मार्च की तारीख खासी अहमियत रखती है, दो मायनों में। पहला, साल 1940 में इस दिन लाहौर संकल्प पास हुआ। मुस्लिम लीग की सालाना बैठक में मुस्लिम लीग लंबे वक्त से मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहा था। 23 मार्च 1940 के रोज उस मांग को औपचारिकता का जामा पहना दिया गया था। ये तारीख दूसरी दफा खास बनी साल 1956 में। पाकिस्तान को बने 9 साल हो चुके थे, पर नए मुल्क का संविधान बनने में वक्त लग रहा था। 23 मार्च 1956 को संविधान सभा ने पाकिस्तान के पहले संविधान को मंजूरी दी। हम पहला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद भी कई बार संविधान को भंग किया गया और नए सिरे से लिखा गया। मार्च 1956 के संविधान के तहत पाकिस्तान एक इस्लामिक गणतंत्र बन गया। अगले 2 बरस तक 23 मार्च की तारीख को पाकिस्तान में गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ। फिर 7 अक्टूबर 1958 की तारीख आई और मजमून बदल गया। इस्कंदर मिर्जा, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति, सत्ता के गलियारों में उनके खिलाफ माहौल, कुर्सी से उतारने की तैयारी चल रही थी। ऐसे में मिर्जा ने एक जूनियर आर्मी ऑफिसर अयूब खान से दोस्ती गांठी, प्रमोशन देकर आर्मी चीफ बनाया और फिर 7 अक्टूबर को उन्होंने संविधान को निलंबित कर मार्शल लॉ लगा दिया और अयूब खान को बना दिया मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। इस्कंदर मिर्जा इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें अयूब खान से भी परहेज था। उन्होंने सेना में फिर विरोधी धड़े को शह देकर अयूब खान को ठिकाने लगाने की साजिश की, पर अयूब को भनक लग चुकी थी। 27 अक्टूबर 1958 की आधी रात, जब इस्कंदर मिर्जा आलीशान महल में आराम फरमा रहे थे, अयूब के भरोसेमंद जनरल महल में दाखिल हुए, हाथ में इस्तीफे की चिट्ठी लिए और उनके कहने पर इस्कंदर मिर्जा को जगाया गया। चिट्ठी पर दस्तखत के लिए कहा गया। थोड़ी नानुकुर के बाद उन्होंने कलम उठाकर अपना नाम लिखा और तभी इस्कंदर मिर्जा के नाम के आगे पूर्व राष्ट्रपति का टैग चिपक गया। उसी रात उनसे महल छोड़ने के लिए कहा गया। बाद में पाकिस्तान से निर्वासित कर दिया गया। उनके आखिरी दिन लंदन में गुजरे। गुजारे के लिए वो एक छोटा मोटा होटल चलाते थे। 1969 में उनकी मौत हो गई और तब पाकिस्तान में याहिया खान का शासन शुरू हो चुका था। याहिया ने मिर्जा के मृत शरीर को पाकिस्तान लाने की इजाज़त नहीं दी और आखिरकार उन्हें ईरान की मिट्टी में दफनाया गया। ये कहानी आज क्यों सुना रहा हूँ? 2 वजह हैं। पहली, इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तान में एक ऐतिहासिक मृतृष्णा का आगाज किया था। राजनीतिक समस्या का इलाज सेना से कराओ और बदले में धोखा पाओ। कालांतर में यह परंपरा बार बार दोहराई जाती रही। इस्कंदर मिर्जा को उदाहरण बने 64 साल बीत चुके हैं, पर सबक किसी ने नहीं सीखा और बहुत संभावना है कि मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम भी इसी लिस्ट में शुमार हो जाए। दूसरी वजह यह कि आज भी कैलेंडर पर 23 मार्च की तारीख दर्ज है, वो तारीख जिस रोज इस्कंदर मिर्जा के नेतृत्व में पाकिस्तान के पहले संविधान को मंजूरी मिली थी। हालांकि बाद में उन्होंने ही इसे रद्दी की किताब कहकर संबोधित किया था। जब उन्हें कुर्सी से उतारकर निर्वासित किया गया तब ये टिप्पणी आई और तब से 23 मार्च को गणतंत्र दिवस की बजाय पाकिस्तान संकल्प दिवस या पाकिस्तान दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाने लगा। आयोजन इस साल भी हुआ, परेड भी भव्य निकली, लेकिन धुकधुकी के बीच में। धुकधुकी क्यों? दरअसल इन दिनों इमरान खान की कुर्सी के ऊपर तलवार लटक रही है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी भेजी है, जिसे लेकर 25 मार्च को नेशनल असेंबली का सेशन बुलाया गया है। इमरान खान की अपनी पार्टी के 20 से ज्यादा सांसदों ने बगावती रुख अपना लिया है और नीम पर करेला ये कि जिस सेना के सपोर्ट से इमरान सत्ता में आए, उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर आप पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट की कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं तो दुनियादारी का पिछला एपिसोड देखें। आपको आज के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। पर आज हम पाकिस्तान दिवस के मौके पर एक सनसनीखेज खुलासे का जिक्र करेंगे। फरवरी 2022 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना के 2 कैंपों पर जबरदस्त हमले किए थे। बीएलए का दावा कि हमले में 100 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए। सेना और सरकार ने इस दावे को झूठा बताया है। सरकारी बयान आया कि हमलावरों की साजिश को नाकाम कर दिया गया। कहा गया कि इस पूरी कार्रवाई में 20 हमलावर और 9 सैनिकों की मौत हुई। ये पाकिस्तान सरकार का कहना है, लेकिन इंडिया टुडे ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए पूरी घटना की विस्तृत पड़ताल की और सामने आया कि बीएलए और पाकिस्तान के सरकारी दावे में जमीन आसमान का अंतर है। पता यह भी चला कि पाकिस्तान सरकार ने जानबूझकर नुकसान को छिपाया। छिपने छिपाने के इस खेल में सेना और सरकार की बड़ी भागीदारी रही।
ये खुलासा उस वक्त हुआ जब एक तरफ इमरान सरकार के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। OIC, इसकी स्थापना 1969 में हुई। इसे दुनिया भर की मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधि माना जाता है। कुल 57 मेंबर हैं इसमें। OIC की बैठक में पाकिस्तान ने आर्थिक संकट और कश्मीर का मुद्दा जोरों से उठाया। अगर BLA के अटैक को लेकर हुए खुलासे की आज बैठक तक पहुंची तो इमरान खान की सरकार से भरोसा तो कम होगा ही, विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव को जायज ठहराने का एक और मजबूत मौका मिल जाएगा। एक आकलन और भी है, कहा जा रहा है कि इस बार का पाकिस्तान दिवस इमरान सरकार के कार्यकाल का आखिरी आयोजन हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि पाक आर्मी के कैंप पर हुए हमलों की कहानी क्या है, इंडिया टुडे की पड़ताल में क्या सामने आया और इस खुलासे का इमरान सरकार पर क्या असर पड़ेगा। पहले समझते हैं बैकग्राउंड। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। सीमा ईरान और अफगानिस्तान से मिलती है। सामरिक दृष्टि से भी ये इलाका पाकिस्तान के लिए खास है। यहाँ उसके 3 नौसैनिक अड्डे हैं। चगाई परमाणु परीक्षण स्थल भी बलूचिस्तान में ही है। इसके अलावा बलूचिस्तान में तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार है। संसाधनों की कमी नहीं, पर इसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिलता। बलोच लोगों की भागीदारी कम है और शिक्षा की भी पहुंच नहीं है। अब ऐतिहासिक पहलू समझिए। भारत के विभाजन के समय तय हुआ कि जिन रियासतों पर ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा नियंत्रण नहीं रहा, वे रियासतें अपना भविष्य चुनने के लिए स्वतंत्र होंगी। बलूचिस्तान ऐसी ही एक रियासत थी। इसके 3 इलाकों ने पाकिस्तान के साथ विलय कर लिया, लेकिन कलात के राजा ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। ये व्यवस्था विभाजन के 255 दिनों बाद तक कायम रही। फिर 30 मार्च 1948 को पाक आर्मी ने कलात पर हमला किया। कलात के राजा मीर अहमद यार खान को उठाकर कराची लाए और जबरदस्ती विलय के कागजात पर दस्तखत कराए। बलोच जनता इस विलय को अवैध मानती है। पिछले 74 सालों से वहां लगातार आज़ादी की मांग उठती रही है और पाकिस्तान बलपूर्वक इसका दमन करता रहा। हजारों की संख्या में बलोच नागरिक मारे जा चुके हैं या गायब हो चुके हैं। दमन और हिंसा के बीच बगावत जन्म लेती है और इसी बुनियाद पर बना एक अलगाववादी संगठन है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, शॉर्ट में बोले तो BLA। इनका कहना है कि आज़ाद बलूचिस्तान हमारा हक है। ये भी सिर्फ इतना नहीं जितना पाकिस्तान के पास है, बल्कि ग्रेटर बलूचिस्तान, जिसे पहले हिंदुस्तान के मुगलों और फारस के सफाविद एम्पायर ने बांटा, फिर ईरान और ब्रिटेन ने बांटा। थोड़ा सा हिस्सा ईरान में गया, थोड़ा सा अफगानिस्तान में और बाकी आया पाकिस्तान के पास। कई सारे बलूचिस्तानी लोगों की तरह BLA भी ऐतिहासिक बलूचिस्तान को एक करके अलग स्टेट बनाना चाहता है। BLA पश्चिमी पाकिस्तान में बेस्ड है। पाकिस्तान से सटे अफगान इलाकों में भी सक्रिय है। 20 साल से सक्रिय संगठन अब तक दर्जनों हमले कर चुका है। पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन BLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। पाकिस्तान ने अप्रैल 2006 में BLA पर प्रतिबंध लगाया था। उस दौर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ। BLA ने साल 2005 में मुशर्रफ को मारने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए, लेकिन सरकार के निशाने पर आ गए। BLA पर पाकिस्तान में कई बड़े हमलों को अंजाम देने का इल्जाम है। मसलन जून 2013 में BLA ने उस घर को उड़ा दिया जिसमें पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस गुजारे थे। जून 2020 में BLA ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया था। सितंबर 2021 में BLA विद्रोहियों ने ग्वादर में जिन्ना की मूर्ति को बम लगाकर उड़ा दिया था। BLA की बात करें तो पाक आर्मी, अगर BLA एक काम करती है तो पाक आर्मी 10 गुना दम लगाकर उसे मिटाने की कोशिश करती है। बलूचिस्तान से नौजवानों को गायब किया जाता है, हवाई हमले किए जाते हैं और इस हिंसक कार्रवाई के शिकार अधिकतर आम नागरिक होते हैं। इससे लोगों का भरोसा सरकार से कम होता है और BLA के प्रति बढ़ता जाता है और इसी का फायदा उठाकर BLA ने हमले तेज कर दिए। फिर 2 फरवरी 2022 की तारीख आई। इस दिन BLA के चरमपंथियों ने पूरी ताकत से पंगौर और नुस्की में पाक आर्मी के 2 कैंपों पर हमला किया। ये दोनों कैंप बलूचिस्तान के अंदर थे। इनमें पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर कोर तैनात थी। इस हमले के कुछ घंटों के बाद सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR का बयान आया। इसमें कहा गया कि सेना की त्वरित कार्रवाई के चलते आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। मुठभेड़ में एक सैनिक शहीद हुआ। आतंकियों को खदेड़ दिया गया है, जबकि उनके हताहतों की जांच चल रही है। ये अपडेट। लेकिन हमले के अगले दिन प्रधानमंत्री इमरान खान का ट्वीट आया। इसमें उन्होंने सैनिकों की बहादुरी को सलाम किया। लिखा कि आतंकियों को दोनों ठिकानों से पीछे धकेल दिया गया है। ट्वीट भी आ गया, बयान भी आ गया, पर मतलब यह लग रहा था कि हमला रुक चुका है, जबकि ऐसा था नहीं। 3 फरवरी को BLA ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें कहा गया कि पंगौर और नुस्की के कैंप अभी भी मजीद ब्रिगेड के नियंत्रण में हैं। पाकिस्तानी ISPR का बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मजीद ब्रिगेड को BLA के एलीट लड़ाकों में गिना जाता है। इसमें आत्मघाती हमलावरों को भी शामिल किया जाते हैं।
बीएलए ने यह भी दावा किया कि पाक आर्मी के 100 से ज्यादा सैनिकों को मारा जा चुका है। बैकअप फोर्स आने के बावजूद वे मजीद ब्रिगेड को पीछे नहीं हटा पाए हैं। फिदायीन हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने मीडिया कवरेज भी रोक दी, टेलीकॉम सेवाओं को भी जाम कर दिया है। प्रेस रिलीज में यह भी लिखा गया था कि बीएलए का ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी है। ये अपडेट थे। बीएलए का हमला 5 फरवरी तक चला। पाक सेना की तरफ से फिर एक बयान जारी हुआ। इसमें कहा गया कि पंगौर और नुस्की के ऑपरेशन में 20 चरमपंथी मारे गए, जबकि 9 पाक सैनिक शहीद हुए। यह बयान पिछले दावे के उलट था, जिसमें कहा गया था कि सेना ने 24 घंटे के अंदर साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। 8 फरवरी को फिर इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने दोनों कैंपों का दौरा किया। इस दौरान इमरान खान ने फ्रंटियर कोर के सैनिकों की सैलरी बढ़ाने की बात कही और भी बहुत सारे वादे। उस समय तक पत्रकारों को लोकेशन पर नहीं जाने दिया गया था। इसके अलावा इलाके में लंबे समय तक इंटरनेट सेवा भी बंद रखी गई थी और तभी से अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहने और होने में भारी अंतर हो सकता है। अब इंडिया टुडे के अंकित कुमार ने स्पेस फर्म प्लैनेट लैब्स पीबीसी से मिली सैटेलाइट इमेजरी के सहारे हमले में हुए नुकसान का आकलन किया है और इसमें क्या पता चला। फ्रंटियर कोर के कैंप में घुसकर तबाही मचाने का बीएलए का दावा सही हो सकता है। बीएलए ने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया है। इसमें बताया गया कि किस तरह हमले की प्लानिंग की गई और फिर उसे अंजाम दिया गया। सैटेलाइट इमेजरी से बीएलए के दावों और उपलब्ध सबूत में काफी हद तक समानता का पता चला। हालांकि बीएलए ने 195 सैनिकों को मारने का दावा किया, लेकिन उपलब्ध डेटा से इसकी पूरी पुष्टि नहीं की जा सकती। पता यह भी चला कि हमले के बाद कैंप का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक बदल गया। हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ इमारतें गायब हैं। कई जगहों से पेड़ों को भी काटकर हटाया जा चुका है। नुस्की के कैंप में 9 चरमपंथी अत्याधुनिक राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर के साथ पहुंचे थे। उन्होंने हमले से पहले एक वीडियो भी बनाया था। इसमें एक हमलावर को पाक आर्मी और सरकार पर बेगुनाह बलोच युवाओं को मारने का आरोप लगाते सुना गया। नुस्की कैंप में वे साउथ गेट से अंदर घुसे। सैटेलाइट तस्वीरों में साउथ गेट और उसके आसपास के इलाकों में तबाही साफ देखी जा सकती है। आगे का अपडेट, हमले के बाद से बलूचिस्तान में लोगों के गायब होने का सिलसिला बढ़ गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इसके पीछे पाक सेना है। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2 फरवरी के बाद से अब तक 48 लोगों को उठाया गया और इनमें से एक की टॉर्चर से मौत भी हो चुकी है। एक बात और गौर करिए, जो इमरान खान सेना के साथ मिलकर बलूचिस्तान में हिंसा और दमन का सिलसिला चला रहे हैं, वो एक समय बलोच नेताओं के समर्थन में कोर्ट में गवाही दे चुके हैं। क्या था तब उनका बयान? माय लॉर्ड, अगर मैं बलूचिस्तान का रहने वाला होता तो मैं भी हिंसा का रास्ता इख्तियार करने पर आमादा होता। सेना ने वहां कई नागरिकों को अगवा किया, कईयों की हत्या की, करीब 75,000 लोगों को बेघर कर दिया, चुनाव में धांधली की, अदालतों को कंट्रोल किया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। बलूचिस्तान में सैकड़ों लोग लापता कर दिए गए, गैर कानूनी तरीके से हत्याएं की गईं। बलूचिस्तान के साथ यूं बढ़ता गया मानो ये पाकिस्तान का हिस्सा न होकर इसका गुलाम हो। पाकिस्तान के इतिहास में एक और परंपरा है, वहां सेना अपराध करके हाथ आसानी से धो लेती है, माफी भी मिल जाती है, पर चुने हुए शासकों को यह सुविधा हासिल नहीं है, उनका अंजाम बुरा होता है। अगर बलूचिस्तान में चल रहे दमन में उनकी भागीदारी साबित हुई या ये साबित हुआ कि उन्होंने अपने लोगों से सच छिपाया तो उनका भविष्य बिगड़ सकता है। फिलहाल इमरान खान के सामने चुनौती अपनी सरकार बचाने की है। हालिया खुलासा उनकी राह कितनी मुश्किल करेगा, ये गौर करने वाली बात होगी। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।